दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच में है पी प्रकाश जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं और श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। और इनकी खासियत यह है कि हर बार ये कहते हैं कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आपसे हम आपके इस खास जो स्लोगन है इसके बारे में जानकारी लेंगे आपसे। जैसे आजकल लोगों के अंदर बहुत ट्रेंड हो गया है विदेश जाने का, इंसान कैसे अपनी कुंडली में पहचाने कि उसका विदेश जाने का योग है और उसी हिसाब से वो प्रयासरत करे, पहले से ही प्रयत्न करना शुरू कर दे? देखिए योगिता जी, जन्म कुंडली में जैसे हमने पिछले काफ़ी दिनों से हम काफ़ी योग बताते चले आ रहे हैं जी। एक मेथड है कुंडली देखने का। अगर चौथा घर 12वें के अंदर चला जाए, मान लीजिए आप ऐसे कुंडली चेक करें, आपके चौथे घर में 4 नंबर है, कर्क राशि है और आपका चंद्रमा 12वें घर में पड़ा हुआ है जी। तो इसका मतलब 4th हाउस जो है वो 12वें घर में चला गया। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाके सेटल हो जाया करते हैं। अच्छा। जो परमानेंट सेटलमेंट का योग है वो कुंडली के इस पार्ट से भी देखा जाता है और देखने के भी तरीके हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल सिंपल और सीधा उपाय है। कोई भी देख सकता है कि अगर उसका चौथा घर का संबंध 12वें घर के साथ हो गया तो ये निश्चित है कि उसका बाहर जाना तय है और उसका समय जो निर्धारण है वो बाकी कुंडली की विवेचना के बाद ही हो पाएगा। और इसके अलावा भी और काफी कुछ कुंडली में देखना पड़ता है जो ये तय करता है कि आदमी रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। बिल्कुल, ये बात का एक बात है, लेकिन सिंपल वे में अगर हम देखें तो 4th हाउस इन द 12th हाउस, चौथा अगर 12वें में गया तो आदमी फॉरेन में जाके सेटल हो जाएगा। क्या बात है। और अगर सिर्फ भ्रमण की स्थिति होगी इसके अंदर जो ज्यादा जो काउंट करती है वो तीसरे घर की महादशा करती है। 3rd हाउस की महादशा में छोटी यात्राएं होती हैं लेकिन अच्छी प्रॉफिटेबल होती हैं। इसी तरह 8वें घर की महादशा भी यात्राएं देती है लेकिन उसमें तकलीफों का साथ भी वर्णन है। अच्छा। तो कुंडली एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, बहुत जगह से देख के इसको टैली किया जा सकता है, लेकिन छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो देखें अगर तो साधारण तौर पे आदमी नागरिक समझ सकता है, कोई भी आदमी। आपकी जो ये जो मदद है, आपकी जो ये हेल्प है, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं कुछ हद तक ज्योतिषी बन गए हैं। वो अपनी कुंडली की विवेचना तो कर ही लेते हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रकाश जी, हमें आपसे एक बात और पूछनी थी। कई हमने चोरियों के बारे में बहुत सुना, अक्सर न्यूज़पेपर्स में देख लीजिए, चाहे फिर आप न्यूज़ चैनल्स को खंगाल लीजिए तो अक्सर आपको सुनने को मिलता है यहाँ चोरियां हो गई, किसी के शोरूम में चोरी हो गई, किसी की फैक्ट्री में चोरी हो गई। ये जो कार्यस्थल में चोरी वाली बात होती है, इसकी वजह क्या है और बचाव के लिए ज्योतिष से के माध्यम से आप कौन सी मदद हमें कर सकते हैं? देखिए युक्ता जी, चोरी तो कहीं भी हो सकती है आजकल के ज़माने में, लेकिन कुछ कार्यस्थलों में, दुकानों में, फैक्ट्री में चोरियां ज़्यादा होती हैं जो इंटीरियर लोग, अंदर के लोग ही करा करते हैं। या कई दफ़ा शटर तोड़ के सुनते हैं माल निकाल दिया, कई दफ़ा कार्यस्थल में बार बार चोरियां होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के कार्यस्थल में बार बार चोरियां हो रही हैं, वो एक आसान सा उपाय है कि मंगल यंत्र की जो पूजा है वो अपनी जो मेन गेट का चौखट है वहाँ बैठ के करवाए किसी पंडित जी से और उसको वहीं स्थापित कर दे। अच्छा। मंगल यंत्र की पूजा करने के बाद में मंगल यंत्र को अपनी चौखट पे ही स्थापित कर दे तो उसकी चोरियां होना रुक जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा किसी के पास ऐसे दिक्कत है तो वो इसको प्रयोग को दोहराएं तो उसका मुझे लगता है कि इससे निजात मिल जाएगी उनको। ये तो आपने बहुत आसान सा तरीका बता दिया कि चोरियों से निपटने के लिए क्या किया जाए। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप जाएं तो अक्सर हमने देखा है कि बिल्कुल द्वार खुलते ही सामने भगवान की मूर्ति लगा दी जाती है और हम उस रास्ते को पैदल ही क्रॉस करते हैं जब पैरों में जूते होते हैं। क्या आपको लगता है कि वास्तु के हिसाब से वो सही होता है? देखिए युक्ता जी, जहाँ भी मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम बताया था, अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई तो वो सिर्फ एक स्टैचू के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, वो स्टैचू के सिवा कुछ मार्केट में हजारों लाखों लोग मूर्तियां सड़क पे रख के, दुकानों में रख के बेच रहे हैं, वो सब जागृत नहीं है। मूर्ति जागृत तब होती है जब हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इसका रिलेशन धर्म से है तो लोगों को कुछ ना कुछ इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्थल पे ना रखें जहां उनकी पूर्ण तौर पर इज्जत, मान सम्मान में कमी आती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आजकल बीमारियों का सीज़न चल रहा है, आज बरसातों के बाद तो कुछ ना कुछ परेशानियां होती ही रहती है। आपने एक बार हमें बुखार के बारे में बताया था, अब हम टाइफाइड की बुखार के बारे में जानना चाहते हैं। अगर किसी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो आप कौन सी मदद हमें देने वाले हैं? देखिए युक्ता जी, अगर बच्चों को या बड़ों को जो इस सीजन में अगर टाइफाइड हो रहा है और बुखार नहीं उतर पा रहा है, जैसे बार बार चढ़ता है, एक साधारण सा एक तंत्र का प्रयोग है छोटा सा। अगर चौलाई की जड़ को अगर बच्चे के बालों में बांध दें आप जी, तो ये बुखार उसका आना 101% बंद हो जाएगा और टाइफाइड से उसको निजात मिल जाएगी। अरे वाह।
आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि सिर्फ बालों में बांधे अगर चलाई की जड़ को तो बार बार बुखार का आना बंद हो जाएगा उसका। ये हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी, बच्चे छोटा हो बड़े बड़ा हर हो किसी कोई के भी लिए। कर सकता है। आपने हमें एक कार्यक्रम में ये भी बताया था कि एक ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़ जो है वो ऑटोमेटिकली गणेश जी के शेप में आई होती है। उस पौधे का अगर आप हमें नाम बता दें एक बार फिर तो बहुत उसको अच्छा हम होगा। बोलते हैं युक्ता जी, सफेद आग का पेड़ होता है वो। सफेद आग का, क्या ये कॉमनली मिल जाता है कहीं पे भी? नहीं, सफेद आग का पेड़ थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल है। जी। वैसे ग्रीन रंग के तो ये हमारी गलियों में हर जगह लगे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको तोड़ो दूध निकलता है। लेकिन सफेद रंग का आग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। जब हम उसको खोदते हैं तो उसके नीचे से गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई निकलती है। और उसको अगर पूजन करने से लोग लक्ष्मी की सिद्धि के अंदर उसको यूज करते हैं। जी हाँ, ये सवाल हमारे पास इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने एक कार्यक्रम में वो इस बारे में लक्ष्मी की जानकारी सिद्धि दी। के लिए उसका प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन बड़ा लंबा तरीका है इसका, और इसको जो साधक लोग हैं वही कर सकते हैं। एक आम साधारण व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है। चलिए, ये भी आपने बता दिया कि मतलब आम साधक नहीं कर सकते, बहुत साधना करनी पड़ती है तभी आप सिद्ध कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और आपने आज ये भी बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना हर मूर्ति जो है सिर्फ पत्थर की मूर्ति ही मानी जाएगी, उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज आप हमें ये बताइए कि आज हमें आप टिप्स के रूप में, हम आपसे आज एक टिप नहीं लेने वाले हैं, आज हम आपसे 2-4 टिप्स लेने वाले हैं कि आज आप हमें क्या देने वाले हैं टिप्स के रूप में? युक्ता जी, जैसे हम वास्तु का वर्णन करते चले आ रहे हैं, तो वास्तु के अंदर अगर अपने किसी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े या मानसिक तनावग्रस्त हैं दोनों और काफ़ी दिन से उनकी दिक्कत चल रही है, तो कोशिश करें कि अपने बेडरूम में कभी भी कोई सफाई की वस्तु ना रखें। जैसे झाड़ू है, ये झाड़ू जो है अगर बेडरूम में रखा हुआ है तो ये बेसिकली आदमी की मानसिकता को थोड़ी सी संकीर्ण करता है। अच्छा। और ये लड़ाई का कारण हो सकता है। तो मेरी सजेशन ये है कि जो दंपतियों ने अपने बेडरूम के अंदर अगर के झाड़ू रखा हुआ है या कुछ और साफ करने का ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, उसको आप निकाल के अपने घर से बाहर कर दें तो ज़्यादा बेटर है। अगर वैक्यूम क्लीनर्स को भी हम उस रूप पे ला सकते हैं, उसको करना चाहिए। उसको बेडरूम में रखना उसका बिल्कुल उचित नहीं है, इसमें परेशानी हो सकती है। वैसे हमें कई बार बड़ी हैरानी होती है, जिन लोगों के पास सिर्फ एक कमरा होता होगा वो क्या क्या करते होंगे। उनका किचन भी उसी में होता है और उनका ड्रेसिंग टेबल भी, क्योंकि कई बार ड्रेसिंग टेबल के लिए भी आपने सजेस्ट किया है कि नहीं रखा करे तो बेहतर रहेगा। देखिए, जहाँ तक प्रश्न, अगर एक ही बेडरूम है किसी का, ये एक ही कमरा ऐसे मानते हैं आजकल दिल्ली में बड़े छोटे मकान। जी हाँ, जी हाँ। उसके लिए फिर वो वास्तु दोष निवारक यंत्र अपने घर में जरूर लगाएं। उससे कम 60 से 70% जो वास्तु जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन 100% नहीं हो पाएगी। 100% 70 से 80% जरूर ठीक होगी और काफ़ी रिलीफ मिलेंगे। अगर 100% वास्तु का ठीक होना, युक्ता जी, इसको मैं अपनी भाषा में नामुमकिन बोलता हूँ। क्योंकि जैसे हमने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि एक आदमी ने अपना मकान बिल्कुल वास्तुशास्त्री को दिखा के उसका नक्शा दिखा के बना लिया और पता चला जी बृहस्पति नीच के थे, अब रह रहे हैं लक्ष्मी का पता ही नहीं है। तो ये सब बातें बड़ी लंबी और बड़ी सूक्ष्म कैलकुलेशंस हैं। मैं नहीं समझता कि इतना ध्यान कोई आदमी दे पाता होगा। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे प्रयोग करने से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी दूर हो सकती हैं। आपने कार्यक्रम के दौरान एक खास बात मुझे बताई थी जिसका सवाल अब मेरे को अचानक दिमाग में कौंध रहा है। आपने कहा था कि अगर कोई ग्रह निर्माण कर रहा है, चंद्रमा अस्त की स्थिति में है, नीच में जा रहा है, तो आपने कहा था जो पत्नी है, हाँ, पत्नी स्त्री को जो है कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो क्या कोई आप ऐसा हमें उपाय बता सकते हैं जिसके ज़रिए उस जैसे परेशानी के बारे में आपने कहा है उससे उबरा जा सके? क्योंकि कोई इंसान अगर गृह निर्माण करना शुरू कर चुका है तो कई बार उसे लगता है कि बीच में रोकना थोड़ा गलत है। ये तो गृह निर्माण से पहले बातें डिसाइड करनी पड़ेंगी। उस वक्त आपको अपनी जन्म कुंडली, अपना गोचर कहाँ चल रहा है कुंडली में, चंद्रमा कहाँ चल रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने मकान उसमें बना लिया और मैं बोलूँ इसमें बाद में ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। प्रकाश जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, ऐसी जानकारियाँ दी हैं कि हमारे जीवन की दिशा तो निश्चित रूप से बदल ही जाएगी। आपकी जानकारियों के लिए, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।